मैडम का क्लास हम लोग कैमरा में देख के बात करेंगे ना? नहीं आप आपस में आपस में ओके। जैसे ये एक दूसरे को देख के बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबश्शिर मीर टीएफटी न्यूज़ स्टूडियो से। नाज़रीन, आज का एक स्पेशल प्रोग्राम, ख़ास तौर पर इसकी जो अहमियत है, पाकिस्तान में बजट जो है वो पेश कर दिया गया है और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी जो इकॉनमी है कई माह से बल्कि एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया काफ़ी स्ट्रेस में है और हर किसी को इस बात की तशवीश है कि आखिर इस मईशत में हम कहाँ खड़े हैं और फ्यूचर क्या है। ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा इस मामले में तशवीश का शिकार है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। और इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आई है और उनके बहुत से कारोबार जो हैं वो इस वक्त रनिंग पोजीशन में नहीं है। पोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो मफकूद है। ऐसी सूरत हाल में हमने ये ज़रूरी समझा कि अपने टीएफटी न्यूज़ स्टूडियो में हमारी बहुत ही एक्सपर्ट जो कि इकोनॉमी पे एक अथॉरिटी हैं, डॉक्टर शाहिदा वजारत साहबा, उनको मदऊ किया और उनके जो इसमें तजर्बात हैं, जो उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे फार्मूले पेश किए हैं, बुक्स लिखी हैं, उस पर गुफ्तगू की जाए। साथ ही साथ ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब जो कि खुद बहुत अच्छे राइटर हैं, स्कॉलर हैं और उनका बहुत इंटरेक्शन रहता है मुख्तलिफ सेमिनार्स में डॉक्टर साहबा के साथ, तो हमने सोचा कि ब्रिगेडियर साहब की मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएं और हम डॉक्टर साहबा से मुस्तफ़ीद हों और ये जो गुफ्तगू होगी बहुत से लोगों के लिए एक तरह की गाइडलाइन हो सकती है। मेरे हाथ में एक किताब है, ऑल्टरनेटिव टू द IMF और अदर सॉल्यूशंस। डॉक्टर शाहिदा वजारत साहबा ने ये एक बड़ा जबरदस्त फार्मूला आज ही पेश नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी वो अपने बहुत से आर्टिकल्स में लिख चुकी हैं कि IMF के बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे रन किया जा सकता है। तो आज हम गुफ्तगू का फोकस इसी मौजू पे रखेंगे कि हम किस तरह रिवाइवल की तरफ जा सकते हैं और जो हमारे ऊपर एक बहुत ही तलवार लटक रही है कि जो हमने अगर $1 बिलियन लेना है या $2 बिलियन लेना है तो उसकी क्या प्राइस देनी है। तो मैं गुजारिश करूंगा ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब आपसे कि डॉक्टर शाहिदा वजारत साहब से आप एक डिबेट ओपन करें जो आज का टॉपिक है कि किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइवल की तरफ ले जाया जा सकता है विदाउट इस तरह की असिस्टेंस जो कि मजीद हमें बर्डन जो एक बहुत बड़ा नजर आ रहा है। जिस तरह की उनकी शराइत थी उसको फिल करने के बावजूद भी पाकिस्तान की वजारत खजाना जो है वो बेबस नजर आ रही है। बजट के अंदर वजीर खजाना की तकरीर भी बेबसी का नमूना है। वजीर आजम भी बात करते हैं तो वो बेबसी के साथ बात करते हैं। तो क्या रोशनी हमें नजर आती है इन गाइडलाइंस में? ओवर टू डॉक्टर ब्रिगेडियर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर तारिक खलील हूँ, आपसे सुनते रहते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारी इनविटेशन को कबूल किया, ख़ास तौर पे इस वजह से कि सब्जेक्ट ऐसा है जो कि हमारी एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है और मैं खुद भी अपने बहुत सारे आर्टिकल्स में और डॉक्टर साहब के साथ हम काफ़ी एक दो सेमिनार्स में भी इस मौजू पे बात करते रहे हैं। दूसरी बात, मैं खुद आज से कोई 40 साल पहले उन पोजीशंस में था जो कि डिसीजन मेकिंग पोजीशन थी विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नर वगैरह के साथ, और मुझे इल्म है कि हम किस तरीके से विदाउट IMF गुजारा कर रहे थे। उस जमाने में IMF से हमारा कोई पैकेज नहीं था, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात यह है, एक खातून खाना को भी आप 10,000 रुपए दें, आप उसको कहें कि तुमने बजट बनाना है, तो वो कभी भी 10,000 के अगेंस्ट 20,000 का बजट नहीं बनाएगी। आज जो बजट हमारा पेश हुआ है वो उसमें हम जो अपने एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं उसको अगर देखें और प्रोविंसेस को जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स देने के बाद तो जितना बजट है उतना ही उधार मांगने की कोशिश हो रही है, गालबन 7,000 बिलियन और समथिंग लाइक दैट। तो जिस चीज की बुनियाद ही
उधार पे रखी जाए तो वो कामयाबी कैसे हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ने अभी हाल ही में एक किताब लिखी है ऑल्टरनेटिव IMF। मैं बड़ा ज़ाती तौर पे इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस पे रोशनी डालेंगी, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का कायल हूँ, क्योंकि हमने तो अपना खून दिया हुआ है इस मुल्क के लिए। मेरे वालिद भी शहीद हुए, हमने भी कैद खाई, कैद खानों में धक्के खाते रहे, इंडिया में लड़ाइयाँ लड़ी, तो हम इस मुल्क के लिए अब भी जान देने को तैयार हैं। और जो हालात हमारे हो रहे हैं, मिसमैनेजमेंट मैं कहूँगा, उसको हल करने के लिए अभी हम डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। उनसे गुजारिश करेंगे कि वो सीधा सीधा नुकात को बयान करें कि हमारी एग्जिस्टेंस को ख़तरा क्या है और उसके आगे जाने का रास्ता क्या है। एक बात बिफोर आई ओपन द डिस्कशन विद नाज़रीन, आप में किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि IMF इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग। ये इस्तेमाल होता है उन मुल्कों को ट्विस्ट करने के लिए जो ग्रेटर अमेरिकन स्ट्रेटजी को डिफाई करते हैं या वेस्ट को डिफाई करते हैं। तो हमें खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और बहुत सारी किताबें अमेरिकन ऑथर्स की इस सिलसिले में आ चुकी हैं कि वी कांट लीव पाकिस्तान और वी कांट अलाउ पाकिस्तान टू डेवलप, इट शुड रिमेन ऑन वेंटिलेटर एटसेट्रा एटसेट्रा। डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस मौजू पे कुछ जरा हमें गाइड कीजिए कि आगे को क्या रास्ता है। ज़रूर, बहुत खुशी से ब्रिगेडियर साहब, मगर इससे पहले कि मैं मुस्तकबिल का रास्ता बताऊं, मैं थोड़ा सा बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो जब पाकिस्तान की लेट 1950s से और लेके जो पाकिस्तान ने तरक्की शुरू की 460s के दिहाई तक, पाकिस्तान एक बिल्कुल रोल मॉडल माना जा रहा था। उस वक्त हम IMF से और इनसे इतने कर्जे नहीं ले रहे थे। हमने जो कर्जे लिए थे वर्ल्ड बैंक से वो प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग थी। हमने प्रोजेक्ट्स पे कर्जे लिए और वो ये था, उसका वो बहुत बेहतर सिलसिला था कि वो प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी बनाते थे और देखते थे कि अगर प्रोजेक्ट वायबल है तो उस पे कर्जा दे देते थे, और अगर प्रोजेक्ट वायबल होता है तो वो स्ट्रीम्स ऑफ इनकम उस प्रोजेक्ट की आती हैं और उस स्ट्रीम्स ऑफ इनकम का कुछ हिस्सा आप मख्तस कर देते हैं डेट सर्विसिंग के लिए। तो इस तरह ऐसे कर्जे लेने से मुल्क पे मतलब आप डेट ट्रैप में नहीं फंसते थे, क्योंकि आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए कर्जा लिया, वो प्रोजेक्ट वायबल हुआ, जब वो चल पड़ा तो उसके स्ट्रीम ऑफ इनकम्स में से आपने कुछ हिस्सा मख्तस कर दिया डेट सर्विसिंग के लिए। मगर ओवर द ईयर्स जब इन मुल्कों ने देखा, मगरबी मुल्कों ने, कि पाकिस्तान इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा था 60 की दिहाई में, तो थोड़ी सी अनईजीनेस शुरू हो गई। और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं, और मुल्कों के बारे में भी जो तरक्की पजीर मुल्क थे, जो एशियन टाइगर्स थे, कि ये तो अगर इतनी तेज़ी से तरक्की करेंगे तो दुनिया का एक बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक पावर मुतासर होगा और ये तो तरक्की याफ्ता मुल्कों को पीछे छोड़ जाएंगे। तो उसके बाद से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग के बजाय पॉलिसी बेस्ड लेंडिंग पे आ गए। और पॉलिसी बेस्ड लेंडिंग का मतलब ये है कि उन्होंने कहा हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स को नहीं देखेंगे, हम आपकी सारी पॉलिसीज को इवेल्युएट करेंगे कि ये पॉलिसीज जो हैं ये इन पे हम अपने बताएंगे जो भी हमारे, और वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुए। तो इसलिए आप देखिए कि 70 की दिहाई में तो थोड़ा सा वो जो नेशनलाइजेशंस वगैरह हुई थी उसकी वजह से इंटरप्शन हुआ था, मगर अगर आप देखें 50 की दिहाई के एंड ऑफ मतलब आखिर हिस्से से, फिर 60 की दिहाई, फिर 80 की दिहाई, उस वक्त पाकिस्तान एक बहुत खुशहाल मुल्क था और हमारे रेट ऑफ ग्रोथ बहुत हाई था, हमारे दौलत की तकसीम बहुत बेहतर थी, और इवन मजदूर जब रात को शाम को काम करके घर जा रहे होते थे तो वो साफ सुथरे कपड़े पहन के जा रहे होते थे। 1988 में मैं हिंदुस्तान गई थी फैमिली शादी में,
और आप यकीन कीजिए कि मैं 1 हफ्ता वहाँ रही और इतना मेरा दिल घबराया कि दिल चाहता था फौरन पाकिस्तान आ जाऊं, क्योंकि वहाँ हर तरफ गुर्बत थी। बम्बई में लोग बड़े पैमाने पे सड़कों पे सो रहे थे और साथ ही कुत्ते सो रहे थे, जैसे जितने लोग सो रहे हैं उतने कुत्ते सो रहे हैं। और जब मैं बाजार जाती थी तो वहाँ भी बहुत दिल घबराता था, हर तरफ गुर्बत नजर आती थी। तो ये 88 की बात है। मगर उसके फौरन बाद ये हुआ कि हमारे यहाँ जब जमहूरी हुकूमतें आई और उन्होंने बड़े पैमाने पे IMF से कर्जे लेना शुरू किए, तो हमारे हालात भी 90 की दिहाई में बहुत यकसर बदल गए। और 90 की दिहाई में पाकिस्तान का जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो एवरेज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ सिर्फ 4.1% हो गया, जबकि 80 की दिहाई जो बहुत ज्यादा खुशहाली की दिहाई नहीं थी मगर ठीक ठाक थी, उस वक्त एवरेज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ 6.4% था। और फिर 90 की दिहाई में 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए, 5,000 कारखाने बंद हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत बुरी तरह मुतासर हुई, गुर्बत बहुत बढ़ गई। गुर्बत को वो कहते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उन्होंने कुछ अपने एस्टिमेट्स दिए थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में गुर्बत की जो शरह है वो 50% हो गई 90 की दिहाई में, जबकि अंदरूनी सिंध में 85% हो गई। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे क्योंकि हम गुफ्तगू को अगर 90 की दहाई तक करके फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ 1-2 सवाल आपसे करते हैं। तो आपका एक तो था कि जब 60s में हम एशियन टाइगर बन रहे थे और यकीनन जो फिगर्स हैं वो इसी तरह हैं, फिर हमारा मुल्क जो है वो भी टूट जाता है और नेशनलाइजेशन भी होती है, पूरी इंडस्ट्रियल जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है और वो पोलिटिसाइज इतना, यानी कि वो मामलात भी हुए कि उस वक्त भी जो नेशनलाइज हुई जितनी इंडस्ट्रीज वो भी तकरीबन जो है उनमें अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एक मेरे ख्याल सिर्फ स्टेट लाइफ बचा है, बाकी सब खत्म हो गए हैं। फिर उसके बाद भी 80s का भी आपने कहा गो कि आइडियल पोजीशन नहीं थी, लेकिन अभी हमारे अंदर काफी सक्कत थी। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम पाकिस्तान बनने से लेके थ्रू आउट जो रुपए की कदर है वो उसको स्टेबल नहीं कर सके, उसको हम हर सूरत जो है वो गिरती जा रही। 80s में भी गिरी, 90s में तो बहुत ही गिरी। एक तो ये चीज, इस पे आप रोशनी डालिएगा कि जो रुपए की कदर है वो हमने किस तरह उसको जो है ना उसमें आए। दूसरी बात जो आपने कहा कि डेट ट्रैप जो है, एक हमने देखा जी कि ये जो IPPs का सिस्टम शुरू हुआ, ये आई, कंपनीज आई, वो कि हमारी जरूरत भी थी कि हमें पावर्स चाहिए थी और डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी है। लेकिन जो 90s में एग्रीमेंट्स हैं IPPs के, जिसने पाकिस्तान की खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था उसको बिल्कुल जो है वो खत्म कर दिया, इतना महंगा वो हो गया, बिजली का बिल इतना ज्यादा हो गया, तो वो भी एक ट्रैप आप समझती हैं। तो दो चीजों पे जरा रोशनी डालिए कि जो हम उस वक्त एग्रीमेंट्स कर रहे थे और 1 रुपए की कदर जो है ये हम इसे स्टेबल नहीं कर पा रहे थे, इसके पीछे क्या है? मेरा डॉक्टर साहब एक आपसे इसी में ऐड करना चाहूंगा कि IPP की जो नेगोशिएशंस हुई थी उसमें भी IMF में बहुत जी। मैं पहले IPP से शुरू करती हूँ क्योंकि आप दोनों की ये कंसर्न है। देखिए IPPs का जब ये शुरू हुआ था तो उसमें वर्ल्ड बैंक ने बहुत गॉडफादर का रोल अदा किया था और मैं कई सेमिनार्स में गई थी जिसमें इस पे बातचीत होती थी IPPs के इशू पे। और उस वक्त मुझे याद है एक नीपा उस जमाने में बहुत जाती थी, उसको उस वक्त नीपा कहते थे, अब उसको कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह कहते हैं। वहाँ पे एक स्टेक होल्डर सेमिनार था और उसमें वर्ल्ड बैंक भी था और हम लोग भी थे, एकेडमिक्स थे और बहुत से लोग थे। तो उस वक्त वर्ल्ड बैंक बहुत कोशिशें कर रहा था कि IPPs को बहुत फैट रिटर्न्स दिए जाएं। देखिए अब ये जो जमाना था ये 90s का, ये तकरीबन मिड 90s जी, ये 94 वगैरह का जमाना था। तो उस वक्त न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स आ चुकी थी और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स जो है उसमें इंटरवेंशन कर नहीं होता है। वो कहते हैं कि आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, लेट द मार्केट डिसाइड कि क्या टैरिफ होगा। मगर उस वक्त वर्ल्ड बैंक मुसिर था कि इनको IPPs को बहुत फैट रिटर्न्स दिए जाएं।
तो मुझे याद है कि मैंने एक जो नीपा में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने ये सवाल उठाया वर्ल्ड बैंक से। मैंने कहा देखिए, एक तरफ तो आप फ्री मार्केट में यकीन करते हैं और आप कहते हैं कि लेट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन द टैरिफ लेवल। मैंने कहा दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो भी वो कह रहे थे उस वक्त 30% या जो भी कह रहे थे, मैंने कहा आप कह रहे हैं कि इतना % इनको रिटर्न दिया जाए IPPs को। तो मैंने कहा इसका तो मतलब है कि आप फ्री मार्केट में यकीन नहीं रखते। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने कहा मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो मगरिबी मुल्कों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ में यकीन रखता है, और जब फ्री मार्केट से उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके तो वो फ्री मार्केट में यकीन रखता है, और जब फ्री मार्केट से नहीं हो सके तो वो कहते हैं इंटरवीन कर लो और 30% इनको रिटर्न दे दो। तो मैंने कहा ये बहुत मुझे लगता है कि ये तज़ाद है। और उसके बाद इस सेमिनार के बाद बहुत से वर्ल्ड बैंक के जो लोग थे, जो पाकिस्तानी जो इस्लामाबाद में नौकरी करते थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा आपका पॉइंट बहुत वैलिड था, मगर हम बोल नहीं सकते, मजबूरी है हमारी मुलाजमत की, मगर आपका पॉइंट बहुत वैलिड था। तो देखिए वो बुनियाद पड़ी थी कि उन्होंने ऐसे IPPs को ऐसे रेट्स दिए कि हमारी इंडस्ट्री पनप ना पाए उसके बाद। और 30 इयर्स के वो एग्रीमेंट्स थे जी, 30 इयर्स के। और ये भी एग्रीमेंट था कि आपको वो बिजली चाहिए हो या ना चाहिए हो, वो आपको लेनी हो जनरेशन पे। जी। तो देखिए बात ये है कि पाकिस्तान में जो लोग होते हैं, जो इक़्तिदार में होते हैं, वो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। वो आलमी मालियाती इदारों का या मगरिबी जो एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनके मफादात को देख के इसका मतलब है कि वो करप्शन तो बहुत ज्यादा उस वक्त भी हुई, किकबैक्स भी हुए, वो बहुत किकबैक्स हुए। और मैंने एक इसी किताब में मैंने एक मजमून लिखा है और उसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि ये जो पॉलिसीज हैं आजकल मौजूदा, इससे कौन मुस्तफीद हो रहा है। और मैंने ये भी बताया है कि किस साल में कौन सी हुकूमत थी और उसने ये फायदे पहुंचाए मगरिबी कंपनीज को, और रिटर्न में उनको भी मिले, और किस दौरान कौन सी हुकूमत थी। सब हुकूमतों का रोल मैंने इसमें वाज़ेह किया उस चैप्टर में। तो एक तो ये IPPs के, दूसरा आपने जो सवाल किया था वो करेंसी की जो कदर है, जो हमारी मुसलसल जो है जिसने हमें परेशान किया हुआ है। देखिए इसमें बात ये है कि जब तक न्यू लिबरल पॉलिसीज नहीं आई थी, जब तक आप मैनेज कर लेते थे अपने, यानी कि आपका जो रेट ऑफ एक्सचेंज था वो या तो फिक्स था या मैनेज फ्लोट था, आप उसको मैनेज कर लेते थे। मगर जब से पाकिस्तान ने ज़्यादा कर्जे लेना शुरू किए हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि आप इसको फ्री फ्लोट छोड़ दें। और अभी भी वो जो कर्जे IMF नहीं दे रहा है, पाकिस्तान ने सारी कंडीशनैलिटीज़ पूरी कर दी हैं। मैंने सुना है कि वो ये कह रहे थे कि 300 तक जाएगा तो कर्जा देंगे, और अब 300 जी। मगर मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह यूँ बिल्कुल फ्री मार्केट पे वो करके वो मुल्कों की मईशतों को तबाह करते हैं। आप उसके मुकाबले में ये देखिए कि जब 2008-9 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था मगरिबी दुनिया में, तो बड़े पैमाने पे मार्केट में इंटरवीन किया था मगरिबी मुल्कों ने, अमेरिका ने और यूरोपियन मुल्कों ने। वो तो फ्री मार्केट के बहुत बड़े अलंबरदार हैं, मगर उन्होंने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी कंपनीज में डाले, बैंक्स में डाले, फाइनेंशियल कंपनीज में डाले, फैनी एंड फ्रेडी में डाले, और बहुत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। और हत्ता कि उन्होंने उन कंपनियों को नेशनलाइज किया, हालांकि वो नेशनलाइजेशन के बहुत खिलाफ हैं, मगर अपनी डूबती हुई मईशत को संभाला देने के लिए उन्होंने मार्केट्स में इंटरवीन भी किया और नेशनलाइज भी किया कंपनीज को। नॉट रॉन्ग डॉक्टर, आज भी ये हो रहा है, क्योंकि आज पिछले 6-4 महीने से जो रिसेशन की बातें हो रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी में जी, उसमें पैसा पंप हो रहा है। देखिए, मगर वो पाकिस्तान को, जिस मुल्क को उनको उसकी मईशत को डुबोना चाहते हैं, उसको हमने इसीलिए IMF के पास वो ले गए कि वो हमसे ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप IMF जो कहेगा वो करेंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल पैदा हो गया जी कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी हुकूमतें हैं, जैसे आपने फरमाया कि आपने लिखा भी है कि थ्रू आउट हमारी हुकूमतों का यही कसूर है कि अगर हमारे ऊपर गलत किस्म के एग्रीमेंट्स हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेस में है, और वो खानदान जो उस हुकूमत में होते हैं वो फायदे उठाते हैं,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या ये सियासतदान जो इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी पार्टी से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो टाइम टू टाइम पावर में भी आते हैं, तो ये मुल्क के साथ क्या सिंसियर नहीं है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इस पे आती हूँ। बस मैं ये थोड़ा सा ख़त्म कर लूँ जो मैं कह रही थी कि वो इसीलिए हमें IMF के पास ले गए कि जब हमारी मईशत अगर आप उसको यूँ बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद छोड़ दें तो वो डूब जाएगी। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आप हमको नहीं कोई इंटरवीन करने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं IMF आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, ताकि IMF कहेगा ही नहीं कि आप इसको डूबती मईशत को बचाएं। तो वो इस पर मैं फिर थोड़ा सी बाद में बात करूंगी। आपने जो बात की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें भी मैंने इसमें चैप्टर्स हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी पे और पाकिस्तान का जो निज़ाम है। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो मुल्क का निज़ाम है वो एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हमारे जो हुक्मरान हैं वो बाहर से अपॉइंट किए जाते हैं, और उस पर मसला ये है कि आप देखिए कि जो भी हुक्मरान बाहर से अपॉइंट होगा वो उन्हीं से डिक्टेशन लेगा, चाहे IMF के पास आप हों चाहे ना हो। अगर आप कुर्सी पे बैठे उनके मरहून मिन्नत हैं तो आप वही करेंगे, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए वही करेंगे जो आपसे वो कहेंगे। तो फिर वही हमें बनाते हैं, वही हमें हटाते हैं। जी, मगर अब ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि पाकिस्तान, अगर इस वक्त हमने पाकिस्तान के मफादात का नहीं सोचा और पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए नहीं सोचा तो खुदा न खास्ता कोलैप्स हो जाएगी मईशत। तो फिर डॉक्टर साहब कैसे, अभी जो बजट पे हमने शुरू में बात की, तो ये बजट भी हमारे फेवर में नहीं है, अवाम की फेवर में नहीं है, मुल्क की फेवर में नहीं है, और मौजूदा भी हुक्मरान वो हैं जो पहले भी हुक्मरान रह चुके हैं, ठीक है। तो फिर इनके होते हुए आप कैसे कह सकती हैं कि हमें ठीक होना चाहिए, तो जब वो आपके अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर ठीक किसको हम एड्रेस किसको करें, हम किसको कहें कि ठीक हो जाओ? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो हमारे यहाँ अपॉइंट किए जा रहे हैं, हम उनसे तवक्का कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मफाद के लिए वो करेंगे, मगर वो क्यों करेंगे? वो तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, वही तो मैंने कहा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत सालों से ये कह रही हूँ कि अगर, और अब तो बहुत अशद ज़रूरी हो गया है कि अगर आपको इस मुल्क को बचाना है तो आपको ऐसे लोग इक़्तिदार में लाना होंगे जो, मैंने बार बार ये कहा है कि इस मुल्क के वफादार हों, उनके बाहर के मुल्कों से, उनकी एजेंसी से कोई ताल्लुक ना हो, क्योंकि बहुत से हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स वो लाए गए हैं जिनकी बाहर की एजेंसी से उनके ताल्लुकात हैं और वो उनको लेके आते हैं, और बाहर की एजेंसी से उनका ताल्लुक ना हो, वफादार हो और काबिल हो। ये तीन बहुत ज़रूरी वो हैं। मैं समझती हूँ कि अभी तक हमारी जो भी ज़्यादातर जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आए, सियासतदान भी और भी बहुत से, उनको बाहर से अपॉइंट किया जाता था, मगर अब मुझे लग रहा है इस दफ़ा, अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं, मुझे लग रहा है कि वो बाहर से अपॉइंटेड नहीं हैं। उनकी कुछ बातों से मुझे ये तासुर मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही वो इक़्तिदार में आए, अपॉइंट हुए, तो उन्होंने फ़ौरन हमारे बॉर्डर्स का दौरा किया और कश्मीर के लिए उन्होंने एक बयान दिया जो कि बहुत अरसे से ऐसा लग रहा था कि कश्मीर का सौदाबाजी हो चुकी है, मगर इन्होंने आते ही, इक़्तिदार में आते ही इन्होंने कश्मीर की बात की। फिर इस तरह से और भी मुझे सिग्नल्स ऐसे मिले हैं कि जिससे लगता है कि ये एक मुहिब्बे वतन जनरल हैं, चेंज लाएंगे, मतलब उम्मीद लगाई जा सकती है। अभी फिर इसका मतलब है हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि मौजूदा जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो अगर ये हुकूमत का टेन्योर खत्म हो रहा है तो इलेक्शन जो है वो प्रॉपर करवाने में वो कामयाब हो जाएंगे। ये कि उन्होंने उनसे कराने से मुराद है कि ज़ाहिर हमारी जो मक़तदर क़ुव्वतें हैं वो एक बहरहाल एक असर रखती हैं और वो उनकी मौजूदगी जो है वो तक़वियत का बायस हो सकती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और कोई बेहतर लोग आ सकेंगे, ताकि ये जो हमारी इस वक्त क्राइसिस है, मेन तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे बाहर निकल पाएंगे। देखिए, मेरा ख्याल में ये है कि अभी तो इलेक्शन से पहले एक केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी,
मेरे ख्याल में अगर केयर टेकर गवर्नमेंट में मुहिब वतन और काबिल और ईमानदार लोग आ जाएं, 3-4 महीने में वो काफी हद तक हालात को सही कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जो गैप है उसको फिल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करना चाहती हूँ, मगर मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का जो असल मसला है वो इकोनॉमिक मसला नहीं है। पाकिस्तान का जो असल मसला है वो पॉलिटिको सोशल है। अगर हमारे पास एक सही हुकूमत आ जाए तो 4-5 महीने में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पास इस किताब में मैंने बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस दिए। इसके अलावा मैंने और भी किताबें लिखी हैं। मिसाल के तौर पे ये जो मेरी किताब है ये मैंने लिखी थी जब 90 की दिहाई में हम पे प्रेसलर की सैंक्शंस लगी हुई थी। तो मैंने बताया था ये जो आजकल मौजूदा हो रहा है बार्टर ट्रेड और रूस से तेल लेना, ये सब मैंने एक मजमून लिखा था दिसंबर 2000 में। उसमें मैंने सबसे पहले ये कहा था कि किस तरह हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्राइसिस मैनेज किया जाए, और वो मजमून मैंने इस किताब में फिर बाद में छपवाया। पहले मैंने पाकिस्तान बिजनेस रिव्यू में छपवा लिया था और डॉन में आर्टिकल के फॉर्म में छपवा लिया था सन 2000 में, आज से 23 साल पहले। और इसमें और भी इसी किस्म के मज़ामीन हैं जो मैंने 90 की दिहाई में जो मसाए थे उस पर। फिर 90 की दिहाई में जो हमारी इंडस्ट्री का हाल तबाह हुआ, उसमें मैंने ये किताब लिखी थी, द राइज एंड फॉल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इन पाकिस्तान। एक चौथी किताब भी है, वो उस वक्त मिल नहीं रही थी, जल्दी में मैं आई तो वो कहीं घर पे है मेरे पास। वो 4 मैंने ये किताबें लिखी हैं, ये लेटेस्ट है। इसमें मैंने सारे सॉल्यूशंस दिए हैं, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट का नहीं, इसमें मैंने दिया है सॉल्यूशन किस तरह रीजनल इकोनॉमीज जो हैं, पाकिस्तान है, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, इन सब के साथ किस तरह हमारी मईशतों को इंटीग्रेट किया जाए और उससे कितने हमें फ़वाइद हासिल होंगे। इसके अलावा मैंने रीजनल उस पर बात की है कि हमारे जो पसमानदा इलाके हैं उनको किस तरह हमें मैनेज करना चाहिए। इसमें मैंने उसकी भी बात की है कि किस तरह हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे कुदरती वसाइल, उनकी बहुत लूटमार हो रही है। आप देखिए कि हमारे जो कुदरती वसाइल हैं वो रॉ फॉर्म में हम लीज कर देते हैं, और जो भी मुल्क आता है वो बड़े पैमाने पे वो जो हमारे गोल्ड है या जो भी है उसको लिटरली उसको रॉक्स जो है ना पूरी रॉक्स उठा के ले जा रहे हैं। तो मैंने ये कहा है कि जो मुल्क भी कुदरती वसाइल को रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कर्ज लेके आते हैं, यानी कि बदबख्ती लेके आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वो जैसे हमारा मुल्क है तो फिर हमें ना तो हमारे पास सरमाया जमा हो रहा है, ना टेक्नोलॉजी है, रिसर्च भी नहीं है, तो हम तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल खुद करने के काबिल भी नहीं है। नहीं, आपको अगर आपकी दिलचस्पी है, बहुत से मुल्क हैं जो दिलचस्पी लेंगे आपके नेचुरल रिसोर्सेज को आपके साथ मिलके कुछ शराकत दारी के बेसिस पे या कुछ, मिसाल के तौर पे टर्की की जेम इंडस्ट्री बहुत सक्सेसफुल है। फिर रूस के पास टेक्नोलॉजी है। मैं जब रशिया जाती हूँ कॉन्फ्रेंसेस में तो मैंने कई रशियन इन्वेस्टर्स से बात की, तो उनके पास टेक्नोलॉजी है और हम उनको रॉ फॉर्म में न दें, हम उनको कुछ शराकत दारी के बेसिस पे उनसे कहें कि वो सनतें वो यहाँ कायम करें, जो हमारा रॉ मटेरियल बाहर यूं ही जा रहा है रॉ फॉर्म में, उसको वैल्यू एडिशन करके वो यहाँ वो सनतें लगाएं और हम लोग कुछ आपस में तय कर लें कि क्या वो होगा। तो इसमें मैंने नेचुरल रिसोर्सेज में भी बात की है। डॉक्टर साहब आपकी बात को जरा आगे बढ़ा के फिर आपसे सवाल पूछूंगा। देखिए बात ये है, एक होती है यूटोपियन थॉट्स और एक होता है रियल लाइफ। रियल लाइफ ये है कि these big powers have a great stronghold on poor countries और emerging countries, वो हिलने नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद जैसे आप फरमा रही हैं, हमने एक रास्ता निकालना है, इसी में से हमने एक रास्ता निकालना है। मुझे याद है 1989 में मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था टू प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम द NDU प्लेटफॉर्म से एक नेशनल पॉलिसी हर साल बनाई जाती है और वो प्रेजेंट की जाती है। In that year I was the chairman. तो हमने ये सजेस्ट किया था, उस वक्त इतना क्राइसिस गंभीर नहीं था कि हमारा जो एक्सपेंस है आर्म फोर्सेस पे, हम एटलीस्ट 1/3 जो है
उसको बचा सकते हैं अगर हम 1 ईयर के लिए स्टूडेंट्स को आर्मी में कंसंट्रेट करें, उनको स्टाइपेंड दें। एक तो वो ट्रेन हो जाएंगे, रिजर्व बन जाएंगे, दे गो बैक टू एकेडमिक, जो फौज में जाना चाहते हैं जाए। तो उससे जो हमारा जो एक्सचेकर में पे एंड अलाउंसेस में ही हमारा एटलीस्ट 1/3 बन जाता है। फिर देखें, एक्सपेट्रिएट इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू पाकिस्तान, लेकिन हम उनको मार रहे हैं, हर तरह से उनको तंग कर रहे हैं। अब तो कोशिश हो रही कि उनके अहले खाना को भी यहाँ तंग करें। देखिए, अगर जो ऐसे आप फरमा रही हैं कि हमारा सोशो प्रॉब्लम हमारा वही है जी, सोशो पॉलिटिक्स। जी, मैं इसका जवाब दे दूं। एक सेकंड, मैं 1-2 पॉइंट और दूं, फिर आप दीजिएगा जवाब। प्रॉब्लम हमारा यही है कि हम इसको तरफ नहीं आ रहे और हम दूसरी तरह को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न पावर्स विल नेवर लाइक कि हम डेवलप करें, लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज मैं उसमें से हमने रास्ता निकाल लिया। जी जी। और अगर हम सिर्फ देखिए डॉक्टर साहब, हमारा टोटल जो आउटले है डेट का 67 बिलियन डॉलर, बढ़ गया इससे 70 होगा, लेकिन हमारे ये 3 महीने की एक्सपेक्ट एक 3 साल की बराबर है। अगर हम अपना घर, मैं समझता हूँ कि 3-4 साल के लिए हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शेल्फ कर देना चाहिए। जो नए जो है जो चल रहे हैं उनको तो पूरा करें। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब चूंकि टाइम भी शॉर्ट है, तो मैं चाहूंगा कि आप क्विकली जरा इनके जवाब दे दें। देखिए, आप कब तक कमजोर रहेंगे? आपने लोगों को, हम लोगों ने अपना पेट काट के न्यूक्लियर पावर भी बन गए, मगर आप अपने आप को अभी भी कमजोर कह रहे हैं। आखिर न्यूक्लियर पावर किस लिए बने थे? आपको लोग बाहर मुल्क अभी भी आपके मामलात में इंटरवीन कर रहे हैं, मगर आप कह रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं। तो आप कब तक कमजोर रहेंगे? मैं जरा मुझे जवाब, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा पॉइंट है जो अभी डॉक्टर साहब ने यू गॉट अ रॉन्ग मैसेज। मैंने कमजोरी की बात नहीं, आप कह रहे हैं कि रास्ता निकालने बड़ी ताकतें पसंद नहीं करेंगी। देखिए, मैं आपको एक बात, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। देखिए, बात यह है, आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ब्रेक्सिट के मुज़ाकरात हो रहे थे बरतानिया के और यूरोपियन यूनियन के, और बरतानिया एक अपना रोल एम्फसाइज कर रहा था वहाँ पे आयरिश सी वगैरह के इलाके में, मगर यूरोपियन यूनियन उनके डेडलॉक हुआ था। हालांकि ये स्ट्रेटेजिक एलाइज है, यूरोपियन यूनियन और बरतानिया स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, मगर बरतानिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन उस इलाके में भेज दी। सब मामला सेटल हो गया, वो बिल्कुल यूरोपियन यूनियन चुप होकर बैठ गई, वो अलग हो गई और मामला सेटल हो गया बरतानिया के मफादात के मुताबिक। तो देखिए, मैं ये मुझे खत्म कर लेने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आपने न्यूक्लियर पावर किस लिए बनाई है? सिर्फ छुपाए छुपाए फिरे रखने के लिए? आपके जो मफादात हैं, माशी मफादात हैं, आप उसके लिए अगर अपनी मसल को फ्लेक्स नहीं करेंगे तो क्या फायदा हुआ? हम न्यूक्लियर पावर भी बन गए, मगर हमारा जो हमारे जो ज़खायर हैं वो अभी भी बरतानिया, मुझे ये पता चला है कि जो इमरान खान ने जाते जाते जल्दी से बैरिक गोल्ड से वो किया माहिदा, मुझे ये पता चला है कि ये हमारा सारा सोना इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक में जाएगा जो बैरिक गोल्ड से वायदा हुआ है। और हम लोग फकीर भीख मांग रहे हैं IMF से, और हमारा सोने के बलबूते पे बरतानिया अपने आप को एक खुशहाल मुल्क बना रहा है, क्योंकि बरतानिया को में बहुत आजकल अनईजीनेस है। वो कह रहे हैं ब्रेक्सिट की वजह से उन पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया है। तो बहुत सी जो उनके दोस्त मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे जिम्बाब्वे के जो नए बनाए थे उन्होंने लीडर, उन्होंने बरतानिया को ऑफर किया कि आप ये जो आपका नुकसान होगा ये जिम्बाब्वे से पूरा कर लें। और मुझे लगता है कुछ हद तक हमारी शायद जो लीडरशिप थी उन्होंने भी शायद ये ऑफर कर लिया कि आप हम अपना जो नुकसान है ये हमारा ये गोल्ड ले जाएं और उससे पूरा करें। जी, वो मेरा ख्याल है कि चूंकि हमारे पास अब टाइम जो है वो काफी हो गया है, और लेकिन ये कि जो फाइनली जो डॉक्टर साहबा की गुफ्तगू और ब्रिगेडियर साहब की तरफ से जो इनपुट्स आई हैं, और फाइनल जो बात डॉक्टर साहबा ने की है ये बहुत दिल को लगती है। और इसमें यह है कि हमें अपने जो पावर्स जो हमने हासिल की हैं, अगर हम अपनी पोजीशनिंग जो है वो नहीं करते और आप डरे डरे से रहते हैं, और एक वैसी कौम जो कि 24-25 करोड़ अवाम पर मुश्तमिल हो,
जो एटॉमिक पावर भी हो, जिसके पास 6-7 लाख फौज भी हो, अगर वो भी स्टैंड नहीं लेती अपने मफादात के लिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि ऐसी कौम को जो है वो इसी तरह मुश्किलात, बेशक उसके ऊपर 50 साल भी रहेंगी तो वो उसमें से बाहर नहीं निकल सकेगी। बहुत अच्छा मैसेज है आज का डॉक्टर शाहिदा बदारा साहबा का हमारे तमाम पॉलिसी मेकर्स के लिए और गवर्नमेंट्स के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए और हमारी सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लिए कि हमें एक ऐसी कौम के तौर पर दुनिया के सामने होना चाहिए जो कि स्टैंड ले पाकिस्तान के मफादात के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। क्या